सभी साथियों को नमस्ते। मैं सुषमा यादव आज आप लोगों के समक्ष एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए आज इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि प्रेरणा ज्ञानोत्सव के अंतर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बेस लाइन किस प्रकार से तैयार किया जाएगा। जैसा कि अभी पीछे से एक आदेश आया है, 15 तारीख को ये आदेश निर्गत किया गया है शासन द्वारा, जिसमें ये कहा गया है कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी बेस लाइन आकलन किया जाएगा और बेस लाइन आकलन के आधार पर ही बच्चों का शिक्षण कार्य किया जाएगा और ये शिक्षण कार्य उपचारात्मक शिक्षण कार्य होगा। अभी तक आपने प्राथमिक विद्यालयों में बेसलाइन निर्माण के बारे में आदेश देखा था, जिसमें समृद्ध मॉड्यूल दिया गया था, जिसमें सहज की पुस्तिकाएं दी गई थी, बहुत कुछ मटेरियल प्रोवाइड कराया गया था। लेकिन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो बेसलाइन तैयार करना है, जो शिक्षण कार्य करना है, उसके लिए कोई भी आपको मटेरियल नहीं प्रोवाइड कराया जा रहा है और आपको स्वयं से उसको तैयार करना है। किस प्रकार से करना है, यही एक बड़ा चैलेंज हमारे सामने अभी दिखाई देता है और हमें लगता है कि आप अगर इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो आपके सारे कन्फ्यूज़न्स दूर हो जाएंगे। आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि प्रेरणा तालिका कैसे बनानी है, आकलन प्रपत्र किस प्रकार से बनाना है, आकलन प्रपत्र को किस प्रकार से प्रयोग करना है, प्रेरणा तालिका में किस तरह से एंट्री की जाएगी और बच्चों का परिणाम किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो इस सभी चीज़ों के बारे में हम आज अपने इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा और इसको आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि अपर प्राइमरी स्कूल्स में यानी उच्च प्राथमिक विद्यालय में किस तरह से बेसलाइन आकलन हमें करना है और किस प्रकार से हम बच्चों को शिक्षण कार्य करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी आवश्यकता क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोविड-19 महामारी के कारण लगभग 1 वर्ष पश्चात दिनांक 10 फरवरी 2021 से उच्च प्राथमिक विद्यालयों को खोला गया एवं कुछ सावधानियों एवं दिशा निर्देशों के साथ शिक्षण कार्य प्रारंभ हुआ। कोविड महामारी के कारण लंबे समय तक बच्चों के लिए विद्यालय बंद होने के कारण बच्चों की दक्षताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, यानी एक लर्निंग गैप डेवलप हुआ है। जो एक्चुअल उनका लर्निंग है और जो एक्सपेक्टेड लर्निंग है, उसमें हम बहुत बड़ा डिफरेंस देख पा रहे हैं। तो बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने एवं उनकी दक्षताओं को बढ़ाने के लिए शिक्षकों के समक्ष यह चुनौती भी है कि ये किस प्रकार से सभी बच्चों को कक्षावार अपेक्षित अधिगम स्तर की प्राप्ति में सहयोग प्रदान करें। यानी कि हम टीचर्स के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और चैलेंज भी है कि हम बच्चों को उनकी जो क्लास है उसके अकॉर्डिंग किस तरह से उनका जो लर्निंग स्टेटस है उसको हम कैसे पूरा कर पाएंगे और कैसे उन्हें हमें पूरा करना है, कैसे बच्चों की हेल्प करना है कि बच्चे अपनी क्लास के अकॉर्डिंग उनका लर्निंग लेवल डिसाइड हो पाए। तो चलिए देखते हैं। उसके लिए शासन की तरफ से 15 तारीख को यानी कि 15 मार्च में आपको एक जियो आया है और उस जियो में बहुत ही साफ बताया गया है कि आपको कक्षा 6 से लेकर 8 तक में भी बेस लाइन आकलन यानी बेस लाइन बनानी है बच्चों की और उसके आधार पर ही शिक्षण कार्य को आगे बढ़ाना है और ये कार्य आपको 25 तारीख तक यानी 25 मार्च तक पूर्ण कर लेना है। तो देखते हैं। फॉर्मेटिव आकलन है यानी रचनात्मक आकलन। सर्वप्रथम विद्यार्थियों की संप्राप्ति स्तर का आकलन करना है और उसी के अनुसार शिक्षण की प्रभावी रणनीति तैयार करनी है। उच्च प्राथमिक स्तर पर जिन विषयों का आकलन होना है वो विषय हैं हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान। ये 4 विषय ऐसे हैं जिनको हमको अपर प्राइमरी स्कूल्स में बेसलाइन जिनका हमको बनाना है। अब देख लेते हैं आकलन की विधि क्या है। आकलन करने के लिए जैसा कि आपने देखा था, प्राइमरी में आकलन करने के लिए समृद्ध मॉड्यूल डेवलप किया गया था और उसमें आकलन टूल दिया गया था, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी आकलन टूल नहीं दिया गया है और बहुत से कन्फ्यूजन्स हैं हमारे सामने कि हम आकलन किस प्रकार से करें, किस टूल से करें और उसको किस तरह से हमें लिखना है। तो आज इस पूरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपकी सारी प्रॉब्लम्स, सारे कन्फ्यूजन्स मैं दूर करने की कोशिश करूँगी और उम्मीद करूँगी कि आपको ये पूरा वीडियो जो है वो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आकलन विधि देखते हैं। ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका जो आपको मिली है, उस ध्यानाकर्षण में आपको
कुछ आकलन प्रपत्र के नमूने दिए गए हैं। उसी आकलन प्रपत्र के नमूनों को आपको आधार बनाकर स्वयं भी आकलन प्रपत्र निर्मित करना है। स्वयं आपको इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि उसमें कुछ मॉडल्स केवल दिए गए हैं, कुछ सब्जेक्ट्स के और कुछ आपको क्लासेस का दिया गया है। सभी क्लासेस के लिए उसमें आकलन प्रपत्र नहीं उपलब्ध कराया गया है, तो आपको अन्य क्लासेस के लिए आकलन प्रपत्र स्वयं ही बनाना है। उसी प्रकार के स्वयं निर्मित आकलन प्रपत्र का प्रयोग करते हुए बेसलाइन का आकलन किया जाएगा। और आकलन प्रपत्र जो है वो आपको अपनी जो टीचर्स डायरी है उसमें एज अ टूल आपको उसको लिखना भी है। तो ये हो गया आकलन की विधि। अब आगे देखते हैं हम कि इसमें क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आकलन कार्य आपको 25 मार्च तक पूर्ण कर लेना है। 25 मार्च तक आप बच्चों को बेसलाइन आप डेवलप कर लेंगे ताकि आप उनका शिक्षण कार्य जो उपचारात्मक शिक्षण कार्य है स्पेशली वो आपको शुरू करना है। तो बेसलाइन असेसमेंट के स्टेप्स जो हैं यानी आकलन के जो चरण दिए गए हैं वो चरण आप अच्छे से समझ लीजिए, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आनी ही नहीं है। सबसे पहला काम आपको करना है कि आकलन प्रपत्र का निर्माण करना है। मैंने बताया आपको 4 विषयों का आकलन प्रपत्र बनेगा, इसलिए कि 4 विषयों का ही हमें आकलन करना है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान का। तो विद्यार्थियों को ब्लैंक शीट यानी सादे पन्ने देकर आकलन प्रश्न पत्र या प्रपत्र आपको हल करने के लिए देना है। बच्चे उसको हल करेंगे। बच्चों की उत्तर शीट को आगामी 4 दिनों में ही आपको मूल्यांकित कर लेना है और मूल्यांकित करके प्रेरणा तालिका में बच्चों द्वारा प्राप्त लर्निंग आउटकम के सापेक्ष अंकों को लिखना है। आपको यहाँ पर कोई अंक नहीं देना, बल्कि आपको टिक करना है कि हाँ बच्चे को आ रहा है या नहीं आ रहा है, जो उसका लर्निंग आउटकम है वो उस को पूरा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो ये आप उसी लर्निंग आउटकम के पूरा करने या ना करने या आंशिक रूप से करने की स्थिति को देखते हुए उसका उपचारात्मक शिक्षण करेंगे। आकलन परिणामों को अध्यापक द्वारा छात्रवार अभिलेखीकरण करना है, यानी कि हर बच्चे के लिए आपको आकलन प्रपत्र जो आपने कराया हल, तो हर बच्चे का उसका रिज़ल्ट जो होगा वो प्रेरणा तालिका में आपको अंकित करनी है। और ये कम से कम 1 वर्ष तक जो कॉपियाँ हैं और अन्य रिकॉर्ड जो हैं उन्हें आपको सुरक्षित रखना है। प्रेरणा तालिका, एक बड़ा कन्फ्यूज़न ये है टीचर्स के सामने कि हम प्रेरणा तालिका कहाँ से लाएं, क्योंकि प्राइमरी लेवल पर तो प्रेरणा तालिका, प्रेरणा सूची सारी चीज़ें उपलब्ध कराई गई, लेकिन जूनियर स्तर पर अभी तक इस तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं दी गई है। तो हमें करना क्या है वो देखते हैं। प्रेरणा तालिका का निर्माण शिक्षक विषयवार मुख्य लर्निंग आउटकम को चिन्हित करते हुए स्वयं तैयार करेंगे। याद रखिएगा कि जो हर सब्जेक्ट का लर्निंग आउटकम दिया गया है उस लर्निंग आउटकम में मेन लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो आपको तैयार करते हुए एक प्रेरणा तालिका बनानी है। मैं इस वीडियो के अंत तक आपको प्रेरणा तालिका एक विषय के लिए, एक कक्षा के लिए आपको एक मॉडल एज अ मॉडल दिखाऊंगी। आप उससे कुछ आइडियाज़ ले सकते हैं और उसी तरह के प्रेरणा तालिका का निर्माण कर सकते हैं। अब जो हमारा आकलन हो गया बच्चों का, हमने आकलन करके प्रेरणा तालिका में उनके रिज़ल्ट को लिख लिया है, अंकित कर लिया है कि बच्चा किस लेवल पर है, उसको कौन से लर्निंग आउटकम्स प्राप्त हैं और कौन से लर्निंग आउटकम्स पे हमें वर्क करना है। तो हम क्या करेंगे, अब उपचारात्मक शिक्षण स्टार्ट करेंगे और रिमीडियल लर्निंग जो होगी, हमारी रिमीडियल टीचिंग होगी, उसका प्रोसेस क्या होगा वो हम यहाँ पर समझ लेते हैं, क्योंकि उसी के आधार पर हमें आगे कार्य करना है। तो बेसलाइन आकलन के पश्चात आगामी 8 सप्ताह तक बच्चों का उपचारात्मक शिक्षण करते हुए उनकी कक्षावार दक्षता प्राप्त करने में मदद करना है। और उच्च प्राथमिक स्तर पर जो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल दिया गया है आपको, उसी के अनुसार आपको रिमीडियल टीचिंग करनी है। क्योंकि आप अगर ध्यानाकर्षण मॉड्यूल को आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा उसमें कि उसमें कई ऐसी स्किल्स दी गई हैं, तकनीकी दी गई हैं जिनके आधार पर हम शिक्षण कार्य को प्रगति कर देंगे। तो उस ध्यानाकर्षण मॉड्यूल को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए और उसमें मॉड्यूल में बहुत सी रिमीडियल टीचिंग के आपको आइडियाज़ दिए गए हैं। प्लस आपने बहुत से ऐसे प्रिंट रिच इन्वायरमेंट आपने स्कूल्स में डेवलप किया है, बहुत से TLMs बनाए हैं और बहुत से मॉडल्स तैयार किए गए हैं, जिनको आप बेस बनाकर बच्चों को अच्छे से अच्छे आप उनको कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हैं और बच्चे उसको आसानी से सीख भी सकते हैं। तो प्रत्येक सप्ताह बच्चों की समझ व कौशल का हमें आकलन भी करते रहना है कि हाँ, अगर बच्चे ने कोई आपने लर्निंग आउटकम लिखा है और बच्चे को नहीं प्राप्त है, आपने 1 सप्ताह का उसका आपने वर्क किया, उसके ऊपर बच्चे को रिमीडियल टीचिंग करा और इसके बाद में आप फिर जब आकलन करते हैं तो आपको वो
हर वीक में आकलन करना है, ताकि अगर बच्चा उस लर्निंग आउटकम को पूरा कर लेता है तो हमें नेक्स्ट स्टेप पे उसको ले जाना है कि हाँ, इस बच्चे को ये लर्निंग आउटकम आता है, अब हमें नेक्स्ट जो उसको नहीं आ रहा है उस पर हमें फोकस करना है। तो ये हो गया आपका रिमीडियल टीचिंग किस तरह से आपको करना है, और आपको उसका सतत मूल्यांकन जो करना है वो वीकली करना है, वो भी आपको लास्ट में करते रहना है, साथ ही साथ करते रहना है। ये नहीं है कि हाँ हम एक बार ही आकलन नहीं करेंगे, बल्कि हर हफ्ते आकलन किया जाएगा। इस प्रकार से शिक्षक यह जानने का प्रयास करेंगे कि उनके द्वारा पढ़ाई गई अवधारणा बच्चे समझ पा रहे हैं तथा संबंधित लर्निंग आउटकम प्राप्त कर रहे हैं। तो basically teacher will assess all students regularly in a formative way to check their progress, and learning will also mention in प्रेरणा तालिका। तो हमको क्या करना है, बेसिकली जो करना है वो बच्चों को रेगुलरली उनको चेक करते रहना है लर्निंग आउटकम को, और जो भी उनका लर्निंग आउटकम होता है वो आपको हर हफ्ते प्रेरणा तालिका में अंकित करते चलना है। अब इसमें आपको समुदाय से भी सहयोग प्राप्त करना है, क्योंकि समुदाय के सहयोग के बिना बच्चों का जो हमारा आकलन है वो पूरा नहीं हो पाएगा, बच्चों का जो लर्निंग है वो पूरी नहीं हो पाएगी, ना ही बच्चों का डेवलपमेंट हम ठीक से कर पाएंगे। तो अभी तक क्योंकि बच्चे बहुत टाइम से स्कूल्स नहीं आए हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शंस नहीं हुआ है, नॉर्मल सेटिंग्स में क्लासेस नहीं हुई हैं, तो ये सारी चीज़ें अब शुरू हुई हैं, तो बच्चों के लिए भी ये नई चीज़ें हैं। तो बच्चों को थोड़ा सा आपको फेमिलियर बनाना है स्कूल्स में, और उनको सहज फील कराना है, ताकि बच्चे जो भी उनका अनुभव है, जो उनकी चीज़ें जो उनको नहीं समझ में आ रहा है, वो आपके साथ वो आसानी से शेयर कर सकें, और आप उनके साथ जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकें। तो बेसलाइन आकलन से प्राप्त बच्चों के परिणामों को सारांश रूप में अभिभावक संघ, शिक्षक संघ जो होता है आपका पीटीए की बैठक में साझा किया जाएगा। अभिभावकों को अपने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने हेतु प्रेरित भी किया जाए। उपचारात्मक शिक्षण में बच्चे में जो सुधार आ रहे हैं वो अभिभावकों के साथ आप साझा करेंगे, साथ ही उनके महत्वपूर्ण योगदान को भी आप सराहते रहिए, ताकि अभिभावक भी इसमें पूरा सहयोग प्रदान करें। और उत्कृष्ट प्रतिभा वाले छात्रों को जो एसएमसी की मीटिंग्स होती हैं, आपकी पीटीएम होता है, उनके सम्मुख बुलाकर सम्मानित भी किया जाए, बच्चों को मोटिवेट किया जाए। जो बच्चे अच्छा वर्क कर रहे हैं उनका उदाहरण प्रस्तुत करते हुए आप अन्य बच्चों को भी मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये आपका समुदाय से सहयोग है। बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और बच्चे क्योंकि स्कूल नहीं आते हैं रेगुलरली, इसलिए एक ऑटोमेटिकली जो लर्निंग गैप होता है वो डेवलप होता है। तो वो अगर रेगुलर आते हैं तो आपका जो उपचारात्मक शिक्षण है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव हो सकता है। तो इसलिए आप इसके लिए अभिभावकों से शिक्षा चौपाल का एक कॉन्सेप्ट आया है, उसमें आप चर्चा कीजिए, और प्लस बेसलाइन आकलन ये जो आप कर रहे हैं उनका प्रोग्रेस है, वो सारी चीज़ें आप अभिभावकों को साझा कीजिए। और बेसिकली आपको करना क्या है कि अभिभावकों को ये पता होना चाहिए कि उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं। अभिभावकों को करना है जो काम वो अपने बच्चों के लिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए, वो उन्हें मालूम होना चाहिए। तो ये आपको समुदाय से सहयोग लेना है। कुछ विशेष तथ्य जो आपको इस पूरे बेसलाइन आकलन में उच्च प्राथमिक स्तर पर स्पेशली करना है वो देख लेते हैं। उपचारात्मक शिक्षण प्रमुख अधिगम परिणामों की प्राप्ति हेतु किया जाएगा, यानी कि हमको क्योंकि 8 सप्ताह का ही समय मिला है, बहुत समय नहीं है आपके पास, पूरा एक सत्र नहीं है, तो आपको क्या करना है, जो मेन लर्निंग आउटकम्स हैं उन पर वर्क करना है। शिक्षण कार्य कक्षावार ही किया जाएगा, ऐसा कोई ग्रुप आपको नहीं डेवलप करना है, क्लास में बच्चों को अलग से नहीं पढ़ाना है, नहीं तो बच्चों के अंदर हीन भावना डेवलप हो सकती है। तो आपको सारे बच्चों को एक साथ ही रखना है, लेकिन सबके लिए आप जो वर्क करेंगे वो समूह कार्य कर सकते हैं, प्रोजेक्ट वर्क कर सकते हैं, जोड़ी में कार्य करा सकते हैं। यानी कि जो आपको ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में आपको टेक्निक्स दी गई हैं, उन टेक्निक्स को आपको यूज़ करते हुए इस कार्य को आगे बढ़ाना है, ताकि बच्चे सीखे भी, इंजॉय भी करें, और उनको इस बात का एहसास भी ना हो कि वो किसी भी अन्य बच्चे से पीछे हैं, और सारे बच्चे एक दूसरे को साथ सहयोग प्रदान करते हुए आगे बढ़ाएं। तो ये हो गया। फिर बच्चों से उनके अधिगम स्तर को साझा नहीं किया जाएगा, यानी कि बच्चों को नहीं बताना है आपको अभिभावकों को तो बताना है कि हाँ आपके बच्चे का ये आपके बच्चा इस लर्निंग आउटकम में पीछे है, या उसको इतना नॉलेज है, इतना नहीं नॉलेज है। बट हमें क्या करना है, उस बच्चे के को स्पेशली नहीं बताना है कि बेटा आपको ये नहीं आ रहा है, आपको इस पे वर्क करना है, बेटा आपको ये नहीं आता है तो आप यही पढ़िए। बच्चे को ये चीज़ जाहिर ही नहीं करना है आपको कि आपको ये चीज़ नहीं आ रही है। बच्चा एकदम सहज फील करे, इसके लिए आप उसको अन्य बच्चों के साथ में ही बैठाकर शिक्षण कार्य करेंगे।
अधिक से अधिक समूह कार्य, जोड़ी में कार्य एवं अर्जित ज्ञान की जो पुनरावृत्ति वर्क है वो ज़रूर कराइए, क्योंकि इन टेक्निक्स का प्रयोग करने से बच्चे आसानी से और जल्दी सीखेंगे। सतत मूल्यांकन, चयनित जो आपने लर्निंग आउटकम्स डिसाइड किए हैं उन लर्निंग आउटकम्स को ध्यान में रखते हुए आपको सतत मूल्यांकन करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पर बताना है मुझे, वो ये है कि आकलन प्रपत्र, जो अभी तक आप लोग आकलन प्रपत्र बना रहे थे, वो हम बेसिकली एक क्लास पीछे की दक्षताओं को ध्यान में रखकर बना रहे थे। लेकिन क्योंकि अब पूरा सत्र समाप्त हो चुका है, बच्चे अगली क्लासेस में जाने के लिए तैयार हैं और हमारा ये सत्र बीत रहा है और नए सत्र में बच्चे नई क्लासेस में चले जाएंगे। तो आपको करना है कि आकलन प्रपत्र, आप अगर जो जियो आया है उस जियो को भी देखेंगे, अभी मैं जियो भी आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो उस जियो में आप देखेंगे तो उसमें बहुत ही साफ साफ लिखा है कि सभी बच्चों का जो आप आकलन करेंगे वो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में दिए गए प्रपत्र के अनुसार या उसी प्रकार के स्वयं निर्मित प्रपत्र से करेंगे। तो अगर आप प्रपत्र को ध्यान से देखें उसको, तो उसमें अगर 8th क्लास का बच्चा है तो उसकी जो दक्षताएं हैं या जो उसका आकलन किया जाएगा वो इस आधार पर किया जाएगा कि उसको कक्षा 8 तक, याद रखिएगा कक्षा 8 तक, यानी कि अगर आप पढ़ा रहे हैं 6, 7, 8 या 5 से भी आप उसको जोड़ सकते हैं। तो यानी कि 8th से पहले की क्लासेस के जो भी लर्निंग आउटकम्स हैं, सपोज़ करिए साइंस है तो साइंस में बच्चे को बेसिक नॉलेज से लेकर 8th क्लास तक का आपको आकलन करना है। यानी कि बच्चे को 8th क्लास में है तो 8th क्लास का भी उसमें क्वेश्चंस आपको इंक्लूड करना है, ना कि एक क्लास पीछे तक का ही। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आकलन आप करने जा रहे हैं जो बेसलाइन आकलन, वो अब क्लास बच्चों की ख़त्म हो रही है और बच्चे नए सत्र में जा रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखकर करना है आपको। और जैसा कि मैंने बताया कि ध्यानाकर्षण मॉड्यूल अगर आप देखेंगे तो उसमें आकलन प्रपत्र ठीक इसी प्रकार से बनाए गए हैं और हमें भी वर्क उन्हीं पर करना है जैसा कि जियो आया है। मैं आपके सामने एक प्रेरणा तालिका मैंने बनाई है। इस प्रेरणा तालिका को को मैं दिखा रही हूँ। ये कक्षा 6 के लिए प्रेरणा तालिका है, विज्ञान विषय के लिए, और इसमें जो प्रमुख अधिगम परिणाम हैं वो हमने 9 अधिगम परिणामों को इंक्लूड किया है। और इसमें पहला परिणाम है जिसे आप कहिए प्रमुख अधिगम परिणाम या सिलेक्टिव लर्निंग आउटकम्स। बच्चे विज्ञान का अर्थ एवं वैज्ञानिक विधि के 11 चरणों को बता और लिख लेते हैं। बच्चे पदार्थ का अर्थ एवं उनकी अवस्थाओं यथा ठोस, द्रव एवं गैस के अंतर एवं उनके उदाहरण बताकर लिख सकते हैं। बच्चे तत्व यौगिक मिश्रण की अवधारणा, अंतर एवं उदाहरणों को समझकर बता एवं लिख लेते हैं। बच्चे समांगी एवं विषमांगी मिश्रण का अर्थ और उसके अंतर को बता एवं लिख लेते हैं। बच्चे परिमापन का अर्थ एवं लंबाई, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, आयतन, समय व ताप के मात्रक को बता एवं लिख लेते हैं। बच्चे पौधों की संरचना एवं उनके कार्यों के बारे में बता एवं लिख लेते हैं। बच्चे सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण में अंतर बता एवं लिख लेते हैं। बच्चे वायु के गुण एवं इसमें उपस्थित गैसों की प्रतिशत बता एवं लिख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बताकर लिख लेते हैं। अब ये हो गया आपका, आपने सिलेक्टिव लर्निंग आउटकम से एक साइड लिख लिया। अब बच्चे का दूसरे साइड में आपको करना है अधिगम परिणाम प्राप्ति की स्थिति। सबसे पहले आपने एक बच्चे को आपको लिखा, आपने मान लीजिए कोई बच्चा है, आपने उसका नाम लिख दिया। नाम लिखने के बाद में आपको इन लर्निंग आउटकम्स को ध्यान में रखते हुए जो आपने आकलन प्रपत्र बनाया है उस आकलन प्रपत्र में उनकी स्थिति को आप देखेंगे और लिखेंगे कि हाँ बच्चे को इस लर्निंग आउटकम का पूर्ण ज्ञान है या नहीं है, आंशिक रूप से है या नगण्य है, एकदम से नहीं है। फिर आप दूसरे बच्चे का ठीक उसी तरह से करेंगे। तो ये आप अधिगम परिणाम यानी प्रेरणा तालिका आप इसमें लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। अब हम आपके साथ एक इसका कक्षा 6 का ही विज्ञान का आकलन प्रपत्र आपको शेयर कर रहे हैं, जो कि इसी बेस पर बनाया गया है। और जैसा मैंने बताया कि कक्षा 6 का है, तो कक्षा 6 तक की दक्षताओं को, कक्षा 6 तक के जो नॉलेज है बच्चों को, उसको ध्यान में रखकर आरंभिक प्रपत्र को तैयार किया है मैंने। तो चलिए उसको शेयर कर लेते हैं। ये है आरंभिक आकलन प्रपत्र विज्ञान विषय के लिए कक्षा 6 के लिए। 3 घंटे का आपको समय देना है बच्चों को। टोटल 25 क्वेश्चंस हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, कुछ सब्जेक्टिव हैं, और इनको आप बच्चों को देंगे। क्वेश्चन पेपर आप दे सकिए तो क्वेश्चन पेपर दीजिए, अदरवाइज़ आप ब्लैक बोर्ड पर लिखिए और बच्चे उसको सॉल्व करेंगे ब्लैंक शीट्स पे, और उसको आपको बच्चों को मूल्यांकन करके उसी के आधार पर आकलन करना है। तो पहला प्रश्न है, पौधों में संवेदनशीलता का पता लगाया था। पहला कल्पना चावला, दूसरा जगदीश चंद्र बोस, सी है सर सीवी रमन, डी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। दूसरा प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। ए वोल्टा ने, बी SN बोस ने, सी न्यूटन ने, डी CV रमन ने। फिर आता है, पदार्थ की निर्माण इकाई क्या है।
परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या अणु। समांगी पदार्थ का उदाहरण है बालू का घोल, चौक का घोल, चीनी का घोल या मिट्टी का घोल। 5वां प्रश्न है ऊर्ध्वपातज पदार्थ है शहद, कपूर, चीनी, नमक। 6ठा प्रश्न है कृत्रिम रेशा है रुई, जूट, नायलॉन, फ्लैक्स। 7वां प्रश्न है मूसला जड़ पाई जाती है घास में, मक्का में, गेहूं में या गन्ना में। 8वां प्रश्न है सजीवों का लक्षण नहीं है स्थिरता, प्रजनन, पोषण, संवेदनशीलता। 9वां प्रश्न है उभयचर जंतु है मछली, मेढक, तोता, बकरी। तने का कार्य है जल एवं खनिज पदार्थों का संवहन, भोजन स्थानांतरण, पौधों को सीधा खड़ा रखना या उपरोक्त सभी। 11वां प्रश्न है ऊँट के कुबड़ में संचित होता है वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या खनिज लवण। 12वां है वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी अस्थियां या हड्डियां होती हैं 213, 306, 206 या 313। विटामिन ए की कमी से होता है दांतों में सूजन, स्कर्वी, एनीमिया या रतौंधी। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है 19 अप्रैल, 19 अगस्त, 19 नवंबर या 19 जून को। जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब होता है पूर्ण चंद्रग्रहण, खंड चंद्रग्रहण, सूर्य ग्रहण या खंड सूर्य ग्रहण। द्रवों की माप किस में करते हैं किलोग्राम में, लीटर में, मीटर में या डिग्री सेंटीग्रेड में। पदार्थ की अवस्था है ठोस, गैस, द्रव या ABC तीनों। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत है 78% या 7.8%, 21% या 2.1%। पदार्थ है जो स्थान घेरता है जिसमें भार होता है या A और B दोनों या कोई नहीं। किस क्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन निर्माण करते हैं प्रकाश संश्लेषण, श्वसन या पाचन या उत्सर्जन। ये आपके 20 प्रश्न जो हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। अब हम बच्चों को सब्जेक्टिव टाइप का यानी कि लिखने का उनका नॉलेज विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करेंगे और उसमें 5 प्रश्न डेवलप किए गए हैं। वो है पहला वैज्ञानिक विधि के 11 चरणों के नाम लिखो। दूसरा प्रश्न है यौगिक एवं मिश्रण का अर्थ बताते हुए एक एक उदाहरण लिखो। तीसरा प्रश्न है इसका यानी 23वां प्रश्न प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए सूत्र द्वारा निरूपित करें। 24वां प्रश्न पौधे के विभिन्न भागों को दिखाते हुए एक साफ नामांकित चित्र बनाना है। और 25वां प्रश्न है रेखा चित्र को पूरा करो भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व। 4 पोषक तत्व कौन से भोजन में पाए जाते हैं उनका आपको इसको रेखा चित्र को पूरा करना है। तो ये हो गया आपको प्रारंभिक आकलन प्रपत्र और इसी आकलन प्रपत्र के आधार पर हम प्रेरणा तालिका को भरेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगला जो होगा हमारा वीडियो वो हम कोशिश करेंगे कि अन्य विषयों के लिए भी आकलन प्रपत्र आपके साथ शेयर करें। तो अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अन्य शिक्षकों के साथ भी साझा करिए, शेयर करिए ताकि जो भी यहाँ पर आपके साथ हमने साझा किया है वो अन्य शिक्षकों तक भी पहुँच पाए। थैंक यू।